हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलेन के बारे में। विलेन के बारे में जो जो बिंदु डिस्कस करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर इसके सामान्य इंट्रोडक्शन को, फिर इसके बाद इसके प्रकार को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके सांद्रता के मापन के पद, मतलब विलेन को किस किस सांद्रता पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलेन। अब विलेन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी परिभाषा है। वो ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण ही विलेन कहलाता है। क्लियर। लेकिन जब विलेन की हम बात करते हैं तो विलेन में दो भाग रहते हैं। एक भाग होता है विलेय और एक भाग होता है विलायक। क्लियर। तो जनरली ये कहा गया कि विलेन में जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको तो हम विलायक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सॉल्वेंट। क्लियर। और जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं विलेय, मीन सोल्यूट। लेकिन यदि कोई विलेन जल में बना हुआ, मतलब कोई विलेन का एक भाग जल है, तो हमेशा जल विलायक ही होगा, चाहे वो कम मात्रा में उपस्थित हो या फिर अधिक मात्रा में। इट मीन्स जल के केस में ये 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 फॉलो नहीं होता है कि जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो ही विलायक होता है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो देखिए, विलेन का वह विलेन का एक भाग यदि जल है तो हमेशा विलायक होगा, चाहे इसकी मात्रा कम हो या ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि 50 ग्राम बेंजीन और 40 ग्राम वाटर से एक विलेन बनाया, तो उसमें हमारा ध्यान ऐसे जाएगा कि हम तुरंत क्लिक होएगा कि इसमें बेंजीन ज्यादा मात्रा में है और वाटर कम मात्रा में है। तो हमेशा बेंजीन को हम क्या बताने की कोशिश करेंगे? विलेय, और वाटर को विलायक। लेकिन यहाँ पर विलायक कौन होगा? वाटर ही होगा और बेंजीन विलेय पदार्थ होगी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में गठित होते हैं, चाहे आपके पाचन से रिलेटेड हो, उत्सर्जन से रिलेटेड हो। क्लियर। सभी के यहाँ फिर श्वसन से रिलेटेड हो, सभी के सभी प्रक्रम किसी न किसी प्रकार के विलयन में ही संपन्न होते हैं। तो विलयन दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अनुमान आप इससे ही लगा सकते हो कि विलयन में कंपोजिशन की मात्रा को चेंज कर कर, उनके कंपोजिशन को चेंज करके, संगठन को चेंज करके विलयन के प्रॉपर्टीज को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्रास, पीतल। पीतल में क्या रहता है? जिंक और निकल, दोनों का मिक्सचर रहता है पीतल। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट। दूसरा जर्मन सिल्वर। इसमें जिंक और निकल तो होता है, यदि और कॉपर और मिला दिया जाए, मतलब पीतल में कॉपर मिला दिया जाए तो बन जाता है जर्मन सिल्वर। और कॉपर के साथ हम टिन को मिक्स कर दे तो ये बन जाता है कांसा, ब्रॉन्ज। क्लियर। ये मिश्र धातु पढ़ा ना आपने, वही है। तो ब्रास, जर्मन सिल्वर और कांसा। अब देखिए, विलयन में विलय पदार्थ के कंपोजिशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कि, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि यदि वाटर में पीपी क्लोराइड आयन की मात्रा पीपीएम में ले रहा हूं मैं। पीपीएम क्या होता है ये सभी आगे डिस्कस करेंगे। यदि 1 पीपीएम है तब तो ये हमें दांतों के डीके, उनके भंगुरण को रोकता, प्रिवेंट दी टूथ डीके। क्लियर। 1 पीपीएम। लेकिन जैसे ही 1.5 पीपीएम मात्रा हो जाए, मतलब 0.5 पीपीएम फ्लोराइड आयन और बढ़ जाए, तब वो कहलाता है मोटल्ड, मतलब दांतों के पीलेपन के लिए ही क्या रहता है? वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है। क्लियर। लेकिन यदि हम देखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की हो जाए, 1.5 पीपीएम से ज्यादा भी हो जाए, तो फिर वो हो जाता पॉइजनस। क्लियर। तो कंपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट होता? 1 पीपीएम क्लोराइड आयन उपयोगी है, 1.5 पीपीएम क्लोराइड आयन हानिकारक है, और उससे ज्यादा फ्लोराइड आयन तो जहर बन जाता, पॉइजनस हो जाता है। क्लियर।
कैसे कि आप सभी जानते हो कि जो सोडियम फ्लोराइड है उसका उपयोग चूहों को मारने या चूहों के जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलयन के प्रकार में हम देखते हैं कि एक बार तो डिवाइडेड किया गया विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कि विलायक या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो विलायक को हम लेते हैं पहले ही कंडीशन में ठोस। जब विलायक ठोस होता है तो विलयन हमेशा ठोस ही बनेगा। अब ठोस में यदि ठोस का हमने मिक्स किया, ठोस विलायक में ही ठोस विलीय पदार्थ डाला, तो बनती है यहाँ पर मिश्र धातु। अभी स्टार लगा रखा है, इस स्टार का इसी वीडियो में आगे पता चलेगा क्यों लगाया। क्लियर? ठोस में यदि हमने द्रव डाला, विलय क्या है द्रव, तो हम बनता है सोडियम अमलगम। क्लियर? तो ठोस में ही हमने गैस को मिक्स किया, तो पैलेडियम धातु के ऊपर H2 गैस का अधिशोषण होता है, वो होता है। क्लियर? पहला प्रकार। दूसरा होता है यदि हमारे पास विलायक द्रव हो तो विलयन भी हमें द्रव ही प्राप्त होगा। अब इस द्रव विलायक में विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब विलय पदार्थ ठोस होगा तो जैसे कि विलायक H2O और उसमें ग्लूकोज ठोस था, घोल दिया, तो ग्लूकोज प्लस H2O का विलयन क्या कहलाता है? द्रव ठोस। इथेनॉल प्लस H2O का विलयन क्या बनता है? द्रव द्रव, क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल क्या होता है? द्रव। और वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है, वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, तो यह कहलाता है द्रव गैस। क्लियर? O2 प्लस H2O का विलयन। ये कितना इंपॉर्टेंट है? इसी से तो जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। तीसरा, ठोस गैस में विलायक की प्रकृति क्या? गैस। इसके बेसिस पर भी जो विलयन होगा वो गैसीय होगा। तो यदि गैस में ठोस को डिजोल्व किया, विलय पदार्थ क्या है? ठोस। तो विलायक क्या है? गैस। जैसे कपूर प्लस N2। क्लियर? और द्रव क्लोरोफॉर्म डुबोल दिया N2 गैस में, और गैस O2 और N2 का मिक्सचर। क्लियर? तो जो स्टार लगाए, इन स्टार पर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों लगाए थे। देखिए, जब कपूर नाइट्रोजन में मिक्स था तो यहाँ कपूर पहले किस में जाता है? वेपर में चेंज होता है, डायरेक्ट मिक्स नहीं होता, बाद में N2 में मिक्स होगा। क्लियर? ठोस था, कपूर क्या था? ठोस, और विलायक था गैस। दूसरा, विलयन विलायक की अवस्था समान होती है। ठीक है? तीसरा, अमलगम। अमलगम क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब उसमें जो भी धातु हम डिजोल्व करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? अमलगम। तो किसी भी धातु का मरकरी के साथ बना मिश्रण ही क्या कहलाता है? अमलगम। और ये एक क्वेश्चन और आपके आता है, वो ये है कि कौन सी धातु है अमलगम नहीं बनाती है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन और टेंटलम, ये धातुएं आपके कभी भी अमलगम नहीं बनाती है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है। एक टर्म आती है ओक्लूजन। ओक्लूजन क्या होता है? ओक्लूजन ये होता है कि कोई भी सॉलिड धातु है, जैसे कि निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम के ऊपर H2 गैस का क्या हो जाए? अधिशोषण। क्लियर? धातु की सतह पर गैस क्या हो जाए? H2 गैस अधिशोषित, उसी उसी अवस्था को हम बोलते हैं ओक्लूजन। क्लियर? ये विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार हो गए। अब आते हैं हम विलय की मात्रा के आधार पर। पहला टाइप था विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा प्रकार आ रहा है वो है विलय की मात्रा के आधार पर। ये कितने प्रकार का होता? 5 प्रकार का। पहला, तनु विलयन। तनु से ही है कि उसमें विलायक में विलय की मात्रा बहुत कम उपस्थित है। विलय की मात्रा बहुत कम मात्रा में है, तो बोलते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, क्या बोलते हैं उसको? तनु विलयन। दूसरा, सांद्र। विलय की मात्रा तनु विलयन से ज्यादा हो, मतलब थोड़ी ज्यादा हो। सांद्र। एक होता संतृप्त। संतृप्त का मतलब विलयन की वो मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें
निश्चित ताप पर और अधिक विलय को डिजोल्व नहीं कर सकते। मतलब आपने वाटर लिया, उसमें आपने नमक डाला, डिजोल्व कर दिया, हो गया। फिर नमक डाला, डिजोल्व कर दिया, हो गया। फिर नमक डाला, आपने घोल दिया। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप और नमक डालोगे तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। तो वो ही अवस्था कहलाती है संतृप्त अवस्था। और एक होती है, एक कहलाता असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि आप इसमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोल सकते हैं। और एक होता है अति संतृप्त, मतलब क्या है कि ये उच्च ताप पर उपस्थित होती है। जैसे तापमान बढ़ाया, संतृप्त अवस्था थी, तापमान बढ़ाया, उसमें आप और अधिक विलेय पदार्थ को डिजोल्व कर सकते हैं उच्च ताप पर, तो वो अति संतृप्त। जैसे आप सामान्य ताप पर लेकर आओगे तो जो अतिरिक्त विलेय पदार्थ घुला था वो वापस रिजनरेट हो जाएगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि यह एक अस्थायी अति संतृप्त अवस्था क्या होती है? यह एक अस्थायी अल्पकालीन स्थायी अवस्था है। अल्पकालीन स्थायी अवस्था है, होती क्या है? अस्थायी, जिसे ताप बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। ताप कम होगा, वापस यह अवस्था समाप्त। क्लियर? अब इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, वो है सांद्रता के पद। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सांद्रता के पद या सांद्रता के मापन। सांद्रता को हम अलग अलग प्रकार से माप सकते हैं या इनका इसका मापन कर सकते हैं। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि सांद्रता होती क्या है? तो इसकी सिंपल सी परिभाषा वो है कि विलायक अथवा विलयन में उपस्थित विलय की अपेक्षित मात्रा सांद्रता कहलाती है। अभी मैंने किसी भी यूनिट की बात नहीं की। अब सांद्रता को किस किस रूप में हम मापन कर सकते हैं, वो यह है, एक है मोलरता, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा नॉर्मलता, इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है। तीसरी मोललता, मोललिटी, मोललिटी। क्लियर? 4 नंबर है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। 5 है सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। 6 है प्रतिशतता। प्रतिशतता में हम पढ़ेंगे, वापस इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया, फर्दर विभाजित किया गया। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत। 7वां नंबर है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, और 8वां नंबर है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। इन सबको वन बाय वन हम विस्तृत रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मोललता। सबसे पहली बात यह आती है कि मोलरता। मोलरता होती क्या है? मोलरता मीन्स मोलरिटी, इसको शो करता हम कैपिटल एम से। होती क्या है? तो इसका सीधा सा इसकी डेफिनेशन यह है कि आपके पास एक विलयन का, माना कि आपके पास किसी विलयन का 1 लीटर उपस्थित है, तो उस 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल उपस्थित है? विलेय पदार्थ किस रूप में उपस्थित है? मोल के रूप में। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलेय पदार्थ किस रूप में रहेगा? यहाँ इस बार मोल के रूप में, किसके रूप में? मोल के रूप में। और किस पर निर्भर करती है? ताप पर। ताप ज्यादा होगा तो विलेय पदार्थ ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब इसी डेफिनेशन के आधार पर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? विलेय के मोल, विलयन का आयतन। यदि आयतन 1 हो जाए, इसका मतलब क्या? m बराबर विलेय के मोल। कब? जब आयतन कितना? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, क्योंकि विलयन का आयतन क्या हो गया? 1 लीटर इकाई। क्लियर? अब हम ये भी जानते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए विलेय के मोल कैसे, देखो, मोलरता विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन होगी। मोल कैसे निकालते हैं हम? विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणुभार। अगर ग्राम भार को अणुभार से डिवाइडेड कर दे तो हमें उसके क्या प्राप्त हो जाते हैं? मोल। ग्राम भार को हम शो कर रहे हैं WS से, और अणुभार को, विलेय के अणुभार को हम शो कर रहे हैं कैपिटल MS से। क्लियर? तो हम n की जगह यहाँ पर पुट कर देते हैं WA/MA इंटू V लीटर में। अब हमेशा हमें विलयन लीटर में तो बनाना नहीं पड़ेगा,
इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीलीटर में। तो जैसे ही एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि आपको एमएल का लीटर बनाना जानते हो ना। अगर लीटर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो एमएल को किससे डिवाइडेड करोगे, 1000 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। इस लीटर की जगह ये एमएल रख दिया हमने, तो ये बटे का ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया गुणा में 1000। क्लियर। अब इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की, तो क्या होगी वो, मोल पर लीटर। ऊपर तो ये क्या है, मोल, और ये लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर, या एम। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से कि 0.25 मोल पर लीटर, या इसको बोल सकते हैं 0.25 मोलरिटी। सॉल्यूशन ऑफ NaOH means that 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिजोल्व्ड इन 1 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल उपस्थित है, 0.25 मोल। तो इससे कहते हैं हम 0.25 मोलरिटी का विलियन। क्लियर। अब ये आपके से क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसे क्लियर करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। एक है ये पहला, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। अब क्या गिवन है आपके पास, एक तो आपके पास गिवन है NaOH का आयतन, विलियन का आयतन। विलियन कितना दिया हुआ है आपके पास, 450 ml। क्लियर। फिर एक है आपके पास NaOH की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। क्लियर। ये दो चीज दी हुई। अब सबसे पहले NaOH का क्या निकाल लो आप, अणुभार को फाइंड आउट कर लो। सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। क्लियर। ये हो गया NaOH का अणुभार। इसकी मात्रा है हमारे पास 5 ग्राम, आयतन है 450 ml। तो जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला था उसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो W की अपॉन MA इंटू VML इंटू 1000। ये मान रखा 5 ग्राम 40 ग्राम पर मोल इंटू 450 ml। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ये मोल बटा में ऊपर जाएगा। क्लियर। तो देखो इसको सोल्व करने पर 0.27 m या मोल पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। यह इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए 100 ml विलियन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, विलियन की मोलरता ज्ञात क्या होगी। तो वही यहाँ 20 ग्राम है, 40 इंटू 1000 इंटू 100, 5 m होगी। कितनी होगी मोलरिटी, 5। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि 1 m का मतलब होता है मोलर सॉल्यूशन, एक मोलरिटी का सॉल्यूशन। m/2 आधा मोलर मतलब सेमी मोलर। वह m/2 जब भी होगा तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि कोई एक सेमी मोलर विलियन है, तब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि m/2। इसी प्रकार m/5 का मतलब होता है पेंटीमोलर सॉल्यूशन, m/10 का मतलब होता है डेसी मोलर सॉल्यूशन, 10 10m का मतलब होता है डेका मोलर सॉल्यूशन। ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो वैल्यू नहीं देकर टर्मिनोलॉजी के रूप में डिफाइन कर देता है कि एक पेंटीमोलर सॉल्यूशन है, एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है, या एक डेकामोलर सॉल्यूशन है, जिसमें यह है कि ये ज्ञात करो या उसकी मात्रा ज्ञात करो विलय की। तो तब आपको पता होना चाहिए कि डेका क्या होता है, डेसीमोलर क्या होता है, पेंटीमोलर क्या होता है। और m/100 का मतलब होता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर। क्लियर। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 250 ml ऑक्जेलिक एसिड का सेमीमोलर सॉल्यूशन, आगे ना टर्म, बनाने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक एसिड की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। वो आप इस
इसके लिए आपको ऑक्जेलिक एसिड का हाइड्रेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फॉर्मूला का मतलब उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड है वो वाला। जनरली क्या होता है, हाइड्रेट जब भी नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का नाम लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, तब हम हमेशा ये यूज करेंगे COOH डॉट 2H2, मतलब ऑक्जेलिक एसिड के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड है। क्लियर? तब तो इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो कितना होगा, 126 ग्राम पर मोल। लेकिन जब वो स्पेसिफाई कर दे, क्या स्पेसिफाई कर दे कि निर्जल ऑक्जेलिक एसिड, मान ले जाए कि वो ऐसे बोल सकता था कि 250 ml ऑफ निर्जलिक ऑक्जेलिक एसिड का सेमी मोलर सॉल्यूशन, तब निर्जल बोलता हूँ एनहाइड्रस, तब आपको वाटर मॉलिक्यूल को नहीं ऐड करना था, तब नॉर्मल COOH वाला फॉर्मूला लेना था और उसका अनुभार होता है 90 ग्राम पर मोल। क्लियर? एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मोलरिटी का फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं, WA/MA इंटू 1000/Vml। अब हमें पता है क्या पूछ रहा, वो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा, मतलब WA पूछ रहा। इस बार गिवन है, मोलरिटी दे रखी। मतलब हमेशा क्या होता है, कोई एक चीज पूछ लेगा और बाकी सब देगा। जैसा अगर ये पूछना हो तो ये सबको गिवन है, अगर ये MA पूछेगा तो ये तीनों गिवन होगा, जो अननोन होगा कोई एक ही अननोन होगा, बाकी सभी गिवन होंगे। क्लियर? तो देखिए इस बार अननोन क्या है, ये W है, ये पूछ रहा। तो हमें पता होना चाहिए सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, मतलब 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन 126 इंटू 250। इसका जब सोल्व करोगे तो आता 15.75 ग्राम। कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी हमें, 15.75 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होगी। एक और क्वेश्चन है, वो है 68% द्रव्यमान से HNO3 का 1 विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये तो पता है कि HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो क्या होता है, 63 ग्राम पर मोल। क्लियर? पर यहाँ पर सोल्यूट दिया हम 68%, इसका मतलब है हम ऐसे मान सकते हैं जो टोटल विलियन अगर 100% है तो 100% में दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक है HNO3 और एक उपस्थित है हमारे पास H2। यदि 100% का 68% का मतलब 68 ग्राम तो ये होगा, तब ये 32 ग्राम होगा कौन, वाटर। क्लियर? इसका मतलब ये है कि हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि हमें घनत्व दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है। टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम माना है हमने, 100 ग्राम, उसका घनत्व कितना है विलयन का, 1.504 ग्राम पर ml। जब ग्राम से ग्राम कट गया, हमेशा क्या बचा, ml। इसका मतलब हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या है, सही है, मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे। यदि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल को विद यूनिट रखकर सोल्व करोगे तो आपको इनिशियल स्टेट में ही पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो आगे का आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। क्लियर? अब यहां से आपके घनत्व आया, तो देखो रख देते हैं हम, डब्ल्यू हमें पता है, एम ए पता है। क्लियर? ये 68 63 1000, अरे वी एम एल क्या आया था हमारे पास, M/D, तो ये एम हो गया और डी ऊपर आ गया। क्लियर? और एम एल कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया ना। इसको सोल्व करने पर आता है 16.22 m। क्लियर? ये हो गई आपकी एक सांद्रता मापन की पद, जिसमें सांद्रता को आप मापन करते हैं मोलरिटी के रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा नंबर की, वो है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी।
dt। क्लियर? अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? वहां पर तो मोलरिटी में क्या था, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या थी, और यहां पर क्या आ जाएंगे मोलों की जगह ग्राम तुल्यांक। हमें पता होना चाहिए कि मोल कैसे निकालते हो, तो पता चल गया। इसमें हम यह भी सीख लेंगे कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सॉल्यूशन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब इसके बेसिस पर हम फॉर्मूला लिखे तो विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। क्लियर? अब विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हो वो पता होना चाहिए। तो वही वहां पर क्या था, मोल कैसे निकालते थे, विलय का भार ग्राम में बटा अणुभार। तो यहाँ पर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का तुल्यांक की भार। इस बार क्या आ गया, अणुभार की जगह तुल्यांक की भार। व्हाट इज तुल्यांक की भार, ये हम आगे अभी डिस्कस कर ही लेंगे। तो डब्ल्यू ए अपॉन ई ए, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन ई ए इंटू वी लीटर। वी लीटर में को हम एम एल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। इसकी यूनिट उसकी थी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्लियर? ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम तुल्यांक की भार पर, कि तुल्यांक की भार को निकालेंगे कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुल्यांक की भार को निकालने के लिए सबसे है कि जो मोलिकुलर वेट है अणुभार, उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइडेड कर दो। मतलब अणुभार में वैलेंसी फैक्टर का भाग दे दीजिए, तो आपको तुल्यांक की भार प्राप्त हो जाएगा। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, मतलब संयोजकता गुणांक क्या होता है इसका, जैसे एसिड का, बेस का, सोल्ट का, आयंस का संयोजकता गुणांक कैसे निकालते, इन सभी पर हम अभी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वैलेंसी फैक्टर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम वैसे एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, संयोजकता गुणांक। तो एसिड का क्या काम होता है, H प्लस आयन को त्यागना। तो त्यागे जा सकने वाले H प्लस आयन की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता। मतलब एसिड की क्षारकता ही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो कितने H प्लस त्याग सकता है, केवल एक, इसलिए उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। नाइट्रिक अम्ल भी एक ही H प्लस दे सकता है, और H2SO4 कितने H प्लस देगा, 2H प्लस। इसलिए इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी फैक्टर होगा 2। और एसिडिक एसिड कितना H प्लस देगा, 1, इसलिए इसकी होगी 1। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एसिड भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है, देखिए, एक है H3PO4, H3PO3, H2PO2। क्लियर? ये 3 एसिड है, फॉस्फोरिक है ना, फॉस्फोरिक एसिड है। अब तीनों एसिड में हम इनको कैसे नाम, सबसे पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए। जैसे H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 मतलब फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO3 को, PO4 को तो फॉस्फोरिक, इसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहली बात तो इसके आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको H3PO4 H3PO3 लिखकर नहीं देगा, उसके नाम से डिनोट करेगा। H फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इन नाम से देगा। तो H3PO3 का कितना H प्लस दे सकता है, 3। H3PO3 दिख तो आपको 3 रहे हैं, लेकिन ये डोनेट कितना करता है, 2। कितने, 2। क्लियर? और H2PO2 में दिख तो 2 रहे हैं, लेकिन देता 1। इन सब इसकी क्षारकता कितनी है, 3, इसकी 2, इसकी 1, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर है 3, इसका है 2 और इसका होगा 1।
ये निकालना ट्रिक है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये उस वाला चैप्टर में समझाऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है क्षार का वैलेंसी फैक्टर। अब पता होना चाहिए कि क्षार क्या त्यागता है, OH माइनस आयन। क्षार जितने OH माइनस आयन देगा वो उसकी संख्या उसकी कहलाती है अम्लीयता। अम्ल की तो क्षारकता होती है, क्षार की अम्लीयता होती है। तो त्यागे जा सकने वाले OH माइनस आयंस की संख्या क्या कहलाती है, उसकी अम्लीयता, और वही कहलाता है उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि NaOH में एक OH माइनस को त्यागता है, इसलिए एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 OH माइनस में टूटता है। मतलब कितने OH माइनस दिए, 2, इसलिए वैलेंसी फैक्टर हुआ 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने, Al3++3OH माइनस, इसलिए इसकी क्षारकता हो जाएगी 3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की होती है 1। क्लियर। अब इस नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, उस पर आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आया हुआ लेबर असिस्टेंट एग्जाम में। देखिए, बोरिक एसिड की क्षारकता है, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, वो होता है H3BO3। क्लियर, ये होता, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, BOH का होल थराइड। आपके तुरंत क्लिक ऐसा हो रहा होगा, इसको तो आपको समझ में आया नहीं होगा कैसे क्षारकता निकालेंगे, इसको तो OH माइनस आयन दिख ही नहीं रहा है। इस प्रकार से लिखा है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 3 OH माइनस आयन दे देगा और इसकी क्षारकता हमें प्राप्त होगी, वो होगी 3। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो समझेंगे इसके स्ट्रक्चर से। BOH OH OH, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पी कक्षक है, इम्पेटी पी कक्षक और उपस्थित है, खाली पी कक्षक। ये एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड वापस लोन इलेक्ट्रॉन किसको लेगा, लोन पेयर को ले सकता। इसने OH माइनस आयन ने इसमें दिया आपको एक 2 इलेक्ट्रॉन, इसने अम्ल क्षार अभिक्रिया के द्वारा कन्वर्ट हो गया BOH का होल 4 माइनस। इट मीन्स ये कितना ले रहा है, एक OH माइनस ले रहा है, इसलिए एक क्षारकीय एप्रोटिक एसिड है। क्या है, लुईस एसिड एप्रोटिक, प्रोटॉन तो है ही नहीं इसके पास। क्लियर। इसलिए बोरिक एसिड में आपको लग रहा होगा कि 3H+ दे देगा, या फिर इस प्रकार से होगा तो आपको लग रहा होगा कि 3OH माइनस दे रहा है तो एसिड ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है लुईस एसिड, वो भी एप्रोटिक, बिना प्रोटॉन वाला। तो ये OH माइनस को लेता है, इसलिए एक क्षारकीय एप्रोटिक एसिड है। इसकी क्षारकता होगी हमें 1। क्लियर। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो कि ये H+ नहीं त्यागता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कारण कि उसका ऑक्टेट तो क्या है, इनकम्प्लीट। दूसरा, ये H2O से एक OH माइनस आयन ग्रहण करता है, अतः इसकी बेसिसिटी क्या है, 1। मोनोबेसिक एसिड है कि नहीं, एक क्षारकीय एसिड। देखो, निम्न में से कौन सा भिन्न है, चारों में से जो डिफरेंट है, अलग, उसे पहचानना। तो देखते हैं, H2SO4 प्रोटिक एसिड है, HNO3 भी प्रोटिक है, और H3BO3 तो, और डी नॉन। इसका मतलब ज्यादातर ध्यान जाता है हमारा नॉन, इनमें से कोई भी भिन्न नहीं है, एक जैसे तीनों क्या है, एसिड है। लेकिन ऐसा नहीं, तीनों एसिड तो है, लेकिन 2 एसिड तो आपके पास कौन से, प्रोटिक, और एक है एप्रोटिक। क्लियर। ये लुईस एसिड है, इसलिए इसका ऑप्शन भी आंसर होगा सी। गोटेड। अब एसिड की आपने वैलेंसी फैक्टर निकाल लिया, बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर, उसको कैसे निकालेंगे। तो लवण का वैलेंसी फैक्टर, लवण में क्या रहता है, लवण बनता है धनायन और ऋणायन से, या जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते ये केटायन और एनायन में टूट जाता है, मतलब धनायन और ऋणायन में डिसोसिएट हो जाता है। तो
इन धनायन और ऋणायन को उपस्थित जो आवेश है, चार्ज है, उसको ही हम लवण का क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। मतलब धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश का परिमाण। कैसे? NaCl है, NaCl के ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस। चार्ज कितना? एक ही है। परिणाम का मतलब उसकी मात्रा, उसकी प्लस माइनस मत देखिए, यहाँ तो आप Na से निकाल लीजिए या Cl से निकाल लीजिए। आवेश कितना? एक, माइनस एक माइनस एक, तो वैलेंसी फैक्टर 1। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। क्लियर? तो कितना है? 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसको डिसोशिएट करोगे तो Al प्लस प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। तो आप यहाँ तो 3Cl से दीजिए तो 3 आवेश हो गया 3 का, यहाँ 1 पे 3 प्लस है, तो वैलेंसी फैक्टर 3। एल्यूमिनियम सल्फेट का 6 हो जाएगा, तो 1 के ऊपर 3 है तो 2 आयन के ऊपर 6। कॉपर सल्फेट का हो जाएगा। तो क्लियर? ये तो था वैलेंसी फैक्टर निकालना। तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नॉर्मलिटी एवं मोलरिटी में संबंध को स्थापित करते हैं। मतलब नॉर्मलता एवं मोलरता में क्या संबंध है तो देखते। तो हमें नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता है, WA इंटू 1000 बटा EA इंटू VML। क्लियर? अब हमें यह भी पता है कि EA कैसे ज्ञात करते थे, तो MA अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको EA की जगह हमने इसको पुट कर दिया, MA अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू VML। वैलेंसी फैक्टर चला गया ऊपर। ये फॉर्मूला किसका होता था? ये होता था मोलरिटी का। तो मोलरिटी को यदि हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिल जाता है नॉर्मलिटी। क्लियर? अब वैलेंसी फैक्टर एक से ज्यादा या उसकी इक्वल हो तब नॉर्मलिटी मोलरिटी से ज्यादा या उसके इक्वल ही हो सकती है। एक इक्वल, ये वैलेंस फैक्टर एक होगा तब तो मोलरिटी नॉर्मलिटी एक ही हो जाएगी। जैसे एक से ज्यादा होगा तो नॉर्मलिटी की मात्रा हमेशा मोलरिटी से क्या होगी? बड़ी होगी। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को H2O में घोलकर 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया। क्लियर? मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 को किस में डिजोल्व किया? वाटर में, और एक 500 ml सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया। इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी ये निकालना। तो सबसे पहले तो हमें गिवन तो है इसकी मात्रा और कुल विलयन कितना है? 500 ml। ठीक है, VML कितना दे रहेगा? 500 ml। क्लियर? अब निकालते, देखो H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम पर मोल होता है, आप निकाल लोगे आराम से। अब वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं, तो ये डाइबेसिक एसिड है, द्विअम्लीयता वाला एसिड है, द्विक्षारकता वाला एसिड है। इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। तो इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार यानी कि 9.8 इंटू 1000 बटा, मतलब यहाँ तो आप ऐसा डायरेक्ट पहले मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी आ गई 2m, इसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगी आपके पास नॉर्मलिटी। या फिर आप पहले भाग दे लीजिए और नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। जो भी आपको तरीका पसंद आए उसके बेसिस पर निकाल लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब तक हमने पढ़ लिया मोलरिटी, नॉर्मलिटी। अब आता है मोललता पर। मोललता ऐसी यूनिट है जिसमें कहीं पर भी आयतन का नाम भी नहीं आता है। इसका आयतन का सभी के मान हम लेते ग्राम में, मात्रा को, चाहे विलेय हो या विलायक को, इसको लेते हैं ग्राम में। ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता। माना जाए कोई पदार्थ जैसे वाटर 100 ग्राम है, आप उसको गर्म करोगे तो भी वो 100 ग्राम ही रहेगा, और गर्म करोगे तो भी 100 ग्राम ही होगा। लेकिन यदि 100 ml वाटर है तो उसको आपने गर्म किया तो आयतन क्या हो जाएगा? थोड़ा फैल जाएगा, तो आयतन बढ़ जाएगा ना। इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो 1 kg विलायक, देखो यहाँ पर अभी तक जो वर्ड आता था 1 लीटर आता था, अब आ गया 1 किलोग्राम। तो विलयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पर ले रहे हैं विलायक।
तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। एम बराबर विलय के मोल बटा विलायक की किलोग्राम में मात्रा। अगर लिक्विड होता तो विलायक बोलने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लिखते हम विलियन, 1 लीटर विलियन। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि m इज इक्वल टू विलय के मोल कैसे निकालते हैं, W अपन एम है इंटू डब्ल्यू भी क्या है इस बार विलायक का भार केजी में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी या स्मॉल एम। देखो मोलरिटी को आप शो करते हो कैपिटल एम से और मोलरिटी को आप प्रदर्शित करते हो स्मॉल एम से। क्लियर। अब आते हैं हम इसकी क्वेश्चन, मतलब इसको समझेंगे हम क्वेश्चन से। देखो ये एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल पढ़ रहे थे, वो ये है 1.00 मोल पर केजी या मोल इनटू केजी इनवर्स, मतलब पॉइंट नहीं 1.00 एम स्मॉल एम, मतलब पॉइंट मतलब 1.00 एम का क्या है मोलल सॉल्यूशन। तो KCl का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि एक मोल मतलब 1 मोल KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 मोल KCl मतलब उसका अणुभार के लगभग 74.5 ग्राम। क्लियर। नोट मोललता ताप से अप्रभावित होती है, अतः सांद्रता की बेस्ट यूनिट होती है, ये पता होना चाहिए, नोट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर, वो ये है कि 2.5 ग्राम CH3COOH को या के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। यहाँ पर ये तो है ज्यादा मात्रा में, ये तो विलायक, क्या है ये विलायक, ये है विलय सॉल्यूट, ये है 2.5 ग्राम, ये 75 ग्राम। अब W है होता ये एसिड का जो अणुभार होता 60, तो मान रख दीजिए आप, माने तो पुट करना, कुछ भी नहीं करना, सबसे सिंपल है ये। देखो WA इंटू 1000 बटा MA इंटू WB, तो 2.5 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 75 इज इक्वल टू 0.556 मोल पर केजी या एम। आगे आंसर। एक और क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है तो मोललता ज्ञात करो। 20 इंटू 40, क्योंकि इसका अनुभार कितना होता है 40। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक दिमाग लगाया है कि 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है। कितने ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है सोल्यूट, फिर एक होता है सोलवेंट। तो यहाँ पर सोल्यूट दे रखा हमें 20 ग्राम, तो बाकी का क्या है सोलवेंट, सोलवेंट कितना हुआ 80 ग्राम, तभी तो टोटल सॉल्यूशन प्राप्त होगा 100। तो यहाँ पर 100 ग्राम मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर 80 ग्राम हो रखी है, 80 मान आ गया 6.25 मोललता का सॉल्यूशन। क्लियर। एक और क्वेश्चन है वो ये है, देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम जल में उपस्थित हो तो बने सॉल्यूशन की मोललता ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में क्या है उपस्थित, 18 अणुभार होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1000 अपन जल कितना विलायक 500 ग्राम। क्लियर। 1/5 मतलब 20 मोलल यानी 0.2 एम का सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मोल भिन्न। मोल भिन्न साझा जैसे होता है कि मतलब दो लोगों ने, मान लीजिए दो पर्सन है ए एंड बी, दोनों ने मिलकर व्यापार किया। अब ए का हिस्सा ए ने लगाई 40% पूंजी, बी ने लगाई 60% पूंजी, दोनों की 100% हो गई। तब उनमें जो प्रॉफिट होगा, मतलब उस पूंजी लगाई तो प्रॉफिट होगा वो उनके हिस्से के बेसिस पर तो डिवाइडेड होगा। तो जो टोटल 100 रुपए लगाए उसमें 40 रुपए का हिस्सा किसका है, ए का, 60 रुपए का है बी का।
मतलब वो उसका मोल फ्रैक्शन कितना, मतलब टोटल 100 में उसका हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है, तो वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मतलब टोटल मोल में उस पर्टिकुलर अवयव, पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर घटक के कितने मोल उपस्थित है। तो मोल अंश को निकालने का फॉर्मूला है अवयव के मोल अपॉन कुल मोल। माना कि एक बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब ए और बी दो घटक है जिसमें अवयव ए व अवयव बी उपस्थित है। तो माना कि अवयव ए का मोल कितने हैं, एन ए, बी के कितने हैं, एन बी, तो कुल मोल हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। अब हमें अवयव ए का क्या निकालना है, मोल अंश। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी कुल मोल हो गए। इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, उसका मोल अपॉन कुल मोल। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ दे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़े तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। तो सभी अवयवों के मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही होगा क्योंकि कुल मोल अंशों का योग तो क्या होगा, 1। कितने भी हो उनका सबका योग क्या होगा, 1। क्लियर। और परसेंटेज कितनी होगी, 100 गुणा कर दो 100। क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट है, अवयवों का मोल अंशों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात में होता है। अरे ये तो कई का इंपॉर्टेंट है। देखो एक ए पता था आपको, क्या होता था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर। बटा एक्स बी क्या होता था, जो इक्वल टू इसका बटा लिख देते एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कट गया तो हमें मिल गया इस बार एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यही तो होता है। तो जो अवयवों का मोल अंशों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। मोल अंश की परास किस रेंज में हो सकता है, मोल अंश हमेशा 1 से कम या उसके इक्वल हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और 0 से इक्वल या 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। क्लियर। ये प्रास यहाँ से भी कभी कभी आपके ट्यूशन आ सकता है सेकंड ग्रेड में। क्लियर। अब इसको और क्लियर करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल से। देखिए पहला एग्जांपल, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। कितना, 20%। देखो माना कि विलयन की कुल मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तब विलयन हमारे पास 100 ग्राम था, तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल मतलब CH2OH, CH2OH, इसी को शॉर्ट में लिख रखा। 2 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। क्लियर। तो ये 20 ग्राम, तो बाकी वाटर कितना होगा, 80 ग्राम। अब हमें इनका ग्राम में मात्रा पता चल गई, इनके अणुभार हम निकाल ही लेंगे। देखो अणुभार ये है, C2H6O2 का अणुभार 62 ग्राम पर मोल, और H2 का अणुभार 18 होता ही है 18 वाटर का। तो C2H4 का मोल निकालेंगे तो ग्राम भार बटा अणुभार, ये मोल आ गए। H2 का मोल आ गए, ग्राम भार बटा अणुभार, ये मिल गए। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम किसका, C2H6O2 का, तो उसके मोल अपॉन कुल मोल इज इक्वल टू, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस राशि होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखो सभी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो होता है 1, इसलिए एक में से एक पहले वाले के घटा देंगे तो दूसरे वाले का हमें प्राप्त हो जाएगा, और वो आ जाएगा 0.932। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशतता क्या होती है, मतलब किसी भी विलयन में
चाहे अवयव का जो अवयव उपस्थित है उसका या तो द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत या आयतन के रूप में, मतलब वो विलयन के रूप में लिया हमने या फिर उसको ग्राम के रूप में लिया, उसका परसेंटेज निकालते हैं तो पहला पढ़ेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशतता, मतलब द्रव्यमान में द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान परसेंटेज इज इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अरे सीधा सा आप सभी ने अपना जो एग्जाम देते हैं उसका परसेंटेज निकाला होगा, किस प्रकार से निकालते हैं, पूर्ण प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। तो कितने तो अंक का था और कितने प्राप्त हुए इंटू 100, इसी प्रकार कितना टोटल द्रव्यमान का तो विलयन है, उसमें उस पर्टिकुलर अवयव का कितना द्रव्यमान है तो उसका प्राप्तांक इंटू पूर्णांक, नहीं प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। क्लियर? उसके बेसिस पर ही ये है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं पहले यूनिट द्रव्यमान प्रतिशतता, इसका उपयोग होता है द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। जो रासायनिक केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है उनमें ज्यादातर किसमें शो करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता में। क्लियर? जैसे कि ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। देखिए जैसे कि व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग विलयन होता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में कितना रहता है, 3.2% द्रव्यमान प्रतिशत होता है। उसको ही हम कॉमर्शियल ब्लीचिंग विलयन कहते हैं। तो ये आपके कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखो 10% डब्ल्यू ग्लूकोज का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम H2O में उपस्थित है। विलयन में 10 ग्राम है, बाकी 90 ग्राम क्या है, वाटर। टोटल विलयन हो जाएगा 100 ग्राम। यही कहते हैं ना हम कि पर्टिकुलर विलयन में 10% चीनी है, मतलब एक विलयन है जिसमें 10% चीनी है, तो अगर उस वो विलयन की मात्रा 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम क्या होगी, चीनी। दूसरी यूनिट होती है हमारे पास आयतन प्रतिशतता। तो आयतन आयतन विलयन भी लिक्विड है और हमने जो डिजोल्व किया अवयव वो भी क्या है, द्रव अवस्था में। क्लियर? तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो अवयव का परसेंटेज आयतन बराबर क्या होता है, अवयव का आयतन अपन विलयन का आयतन इंटू 100। अब इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका भी ये दे रखा है कि जो द्रव्य विलयनों को सामान्यतः इस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। जो भी लिक्विड विलयन होते हैं सभी को आयतन प्रतिशतता में ही हम व्यक्त करते हैं। जैसा आपने केमिकल लेबोरेटरी में अपनी प्रयोगशाला में देखा होगा, जब प्रैक्टिकल करते थे जो लिक्विड था जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोलियम ईथर, इथाइल एसीटेट, हेक्सेन, उनमें बोतल पे लिखा रहता था आयतन आयतन प्रतिशत। क्लियर? तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का 35% आयतन अपन आयतन विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता। ये भी लिया था मैंने एनसीईआरटी से। देखो एथिलीन ग्लाइकोल है, यदि टोटल विलयन में 35% एथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका कितना ज्यादा उपयोग हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में कभी भी आ सकता है। विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को, मतलब इस सांद्रता पर 35% एथिलीन ग्लाइकोल है, उस सांद्रता पर जल के हिमांक को कितना, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में बात की जाए तो 255.4 केल्विन तक कम कर देता है। मतलब इतना और टेम्परेचर गिरेगा जब जाकर वाटर क्या हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट होगा। अगर कितना ज्यादा ठंडा कर देगा। क्लियर? इसके बेसिस पर अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है हमारे पास कि देखिए कि 25% इथाइल एल्कोहल का मतलब होता है कि जो टोटल विलयन है उसमें 75 ml तो वाटर है, 25 ml क्या, इथेनॉल। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि 25% इथाइल एल्कोहल का विलयन। एक और यूनिट होती है थर्ड, वो होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन मतलब जो विलय है
उसको तो हम द्रव्यमान के रूप में ले रहे हैं और आयतन को लीटर के रूप में या ml के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए, अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। विलयन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, इंटू 100। इस इकाई का उपयोग औषधि और फार्मेसी में किया जाता है। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि औषधियां मतलब जो भी ड्रग्स मेडिसिन आती है फार्मेसी में यूज होती है, तो इस यूनिट का बहुतायतता से वहां पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। देखो, कई बार ये होता है कि सांद्रता को बहुत कम मात्रा होती है, मतलब विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा होती है, उसको प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल यूनिट का उपयोग किया जाता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अवयव की मात्रा अपॉन मिलियन की कुल मात्रा इंटू 10⁶। क्लियर? अब ये आयतन के रूप में भी हो सकती है, द्रव्यमान के रूप में भी हो सकती है, या आयतन द्रव्यमान के रूप में भी हो सकती है। पीपीबी है, पीपीएम है। इसी प्रकार पीपीबी भी तीनों रूपों में, तीनों फॉर्म में उपस्थित हो सकती है। बस उसको निकालने का तरीका है कि उसकी अच्छी खासी वैल्यू दिखे, उसको देने का ये स्पेशल क्राइटेरिया है। इसी प्रकार पीपीबी होती है अवयव की मात्रा इंटू विलयन कुल मात्रा इंटू 10⁻, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 10⁹ से, और वहां पर किया 10⁶ से। अब देखो, इसको भी समझते हैं हम। ये है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट, कितना ज्यादा टूथपेस्ट है? 500 ग्राम। उसमें केवल फ्लोराइड आयन उपस्थित है 0.02 ग्राम, ना के बराबर ट्रेस मात्रा में। तो फ्लोराइड का टूथपेस्ट में पीपीएम क्या होगा? अब इसे ऐसा कैसे शो करते हैं? 0.00 एम या 0.000012 मोलर, ऐसे कैसे लिखते हैं? इसलिए इसको हम शो करते हैं पीपीएम में। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या? फ्लोराइड। टोटल विलियन ये है, ग्राम इंटू ग्राम हो गया ना, 500 ग्राम इंटू 10⁶, कितना हो गया उसमें पीपीएम में? 40 पीपीएम। क्लियर? तो जो मैं 1 पीपीएम की बात कर रहा था, इसमें वाटर में, वो देखना कितना सा फ्लोराइड आयन रहता है, और 1.5 पीपीएम भी कितना सा रहता है, लेकिन वो 1 से 1.5 पे जाता है, मतलब पॉइंट में ही इतना हानिकारक हो जाता है, और 1.5 से ऊपर तो पॉइजनस हो जाता है फ्लोराइड। तो देखिए, ये 2000 लीटर वायु में 10 ml O2 है, इतनी सारी में ओनली 10 ml क्या है? ऑक्सीजन। तो O2 का पीपीबी क्या होगा? तो और बड़ी यूनिट है, बहुत कम मात्रा में, तो 10⁻9 से गुणा किया, लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3 गुणा से, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5000 पीपीबी। देखने में अच्छा लगता है ना ये पीपीबी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है 15 ग्राम मिथेनॉल 35 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो विलयन में मिथेनॉल का कितना परसेंटेज होगा? देखो, क्या